डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है यूरोप में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यूरोप के परिवहन के साधन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवहन मार्गों का महत्व उद्योग और आर्थिक जगत में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परिवहन और वस्तुओं की मांग और उनकी पूर्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसका जो विकास है वो यातायात साधनों के रूप में यदि हम यूरोप में देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोप के जो अधिकांश देश हैं वो औद्योगिक नगर भी हैं और इस कारण आंतरिक परिवहन हो, चाहे समुद्री परिवहन हो या वायु परिवहन हो, इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यूरोप की जो वस्तुएं हैं वो विश्व के सभी बाज़ारों में इस्तेमाल की जाती हैं, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के साधनों द्वारा ही पहुंचाना संभव है। अब यूरोप में परिवहन के साधन स्थल मार्ग यदि हम देखें तो सड़क और रेल परिवहन आते हैं इसमें, और आंतरिक जल मार्ग जो होते हैं वो हमारी नदियाँ, झीलें और नहरें होती हैं, और समुद्री मार्ग तथा वायु मार्ग ये मुख्य परिवहन के साधन यूरोप में अपनाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क परिवहन की, रोड ट्रांसपोर्ट की। तो सबसे पहले पक्की सड़क का जो निर्माण है वो यूरोप में रोमन साम्राज्य में ही हुआ था, और इंग्लैंड में सड़कों का जो निर्माण है वो हम कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में आरंभ हो चुका था, लेकिन 17वीं शताब्दी तक इसका काफ़ी विकास हो गया, और इसमें मोटर गाड़ी के आविष्कार के बाद ही बहुत अधिक प्रगति देखने को मिलती है, क्योंकि यूरोपीय देशों में अभी भी पक्की सड़कें का विस्तार लगभग सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। विशेष करके उत्तरी पश्चिमी यूरोप में सड़कों का विस्तार वो अधिक है पूर्वी यूरोपीय देशों की अपेक्षा, और पश्चिमी यूरोपीय देशों में एक्सप्रेस सड़कें के मार्गों की अधिकता है। और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर अल्पाइन पर्वतमालाओं है वहाँ पर भी सड़क मार्गों का निर्माण वो बहुत ही अच्छी तरह किया गया है। यूरोप महाद्वीप में सड़कों का जो सर्वाधिक लंबाई है वो फ्रांस में सबसे ज़्यादा है। इस क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र है फ्रांस का, तथा इसकी लंबाई लगभग 8,92,000 किलोमीटर है। इसके पश्चात जर्मनी में 6,33,000 किलोमीटर, और रशिया में देखें तो 5,70,719 किलोमीटर, पोलैंड में 3,77,000 किलोमीटर, और यूके में लगभग 3,70,000 के किलोमीटर है। स्पेन में 3,46,838, और इटली में 3,07,682 किलोमीटर, और स्वीडन में 2,10,760 किलोमीटर लंबी सड़कें देखने को मिलती हैं। फिर बात आती है रेल मार्ग की। रेल मार्ग शुरू के दिनों में रेल मार्ग जो यूरोप में थे उनका जो विकास था वो कम हुआ, लेकिन उसके पश्चात
धीरे धीरे जो है इसका विकास होने लगा और इसकी विकास को जो है गति जो औद्योगिक क्रांति के पश्चात और तीव्र गति इसको मिली। और जो है इसका जो सर्वप्रथम गाड़ी का जो चलन है 17वीं शताब्दी से पहले न्यू इंग्लैंड में हुआ था। इन्हें ट्राम्बे कहते थे। और उसके पश्चात इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी का विकास जो है 1729 में इसका आविष्कार हुआ और जेम्स वाट ने भाप के इंजन की शक्ति का जो आविष्कार किया था। भाप की शक्ति से चलने वाला जो पहला इंजन था जिसे जॉर्ज स्टीफंस ने बनाया था। रेल यातायात का जो प्रारंभ है वो अधिकतर यूरोपीय देशों में जो कोयले की खदानों से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम रेल मार्ग जो है कोयले के क्षेत्रों में विकसित किए गए, क्योंकि सड़क मार्ग से उन्हें लाने ले जाने में बहुत अधिक असुविधा हो रही थी। तो इसलिए सबसे पहले रेल मार्ग जो है कोयला खदानों में विकसित किए गए और उसके पश्चात प्रथम जो रेल मार्ग था वो लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरू हुआ। इंग्लैंड के बाद यूरोप के विभिन्न देशों में जो है रेल मार्ग विकसित होने लगे। सबसे पहला जो था वो इंग्लैंड में लिवरपूल से लेके हम कह सकते हैं मैनचेस्टर तक यहाँ पर विकसित किया गया रेल मार्ग। और उसके बाद यूरोप के अन्य देशों में भी जो है इसका विकास होने लगा। यूरोप महाद्वीप में रेलों का एक बहुत ही सघन जाल हम कह सकते हैं कि बिछा हुआ है तथा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग भी मिलते हैं। पश्चिमी यूरोप में रेल मार्गों का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी स्थान रेल मार्ग का जो है वो वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं है। तो रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से जो है यूरोपीय रूस जो है वो महत्वपूर्ण है स्थान रखता है। और उसके पश्चात जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड आदि देश जो हैं वहाँ पर रेल मार्गों का काफ़ी विस्तार हुआ है। रेल मार्गों की लंबाई यदि हम देखें तो रूस में लगभग 86,200 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जर्मनी में 40,953, फ्रांस में 29,473, ब्रिटेन में 15,754, इटली में 16,225 और पोलैंड में 20,107 किलोमीटर लंबे जो हैं रेल मार्ग लगभग विकसित किए गए हैं। यूरोप में जो है रेल मार्ग कुछ प्रमुख रेल मार्ग हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिएंट एक्सप्रेस की। ओरिएंट एक्सप्रेस जो है यूरोप में हम कह सकते हैं पेरिस जो है यहाँ से शुरू हुआ है और ये इस्तांबुल तक गया है होता हुआ यहाँ पर। ये यूरोप का एक प्रसिद्ध रेल मार्ग है और यहाँ से गुजरने और विभिन्न देशों की राजधानियाँ प्रमुख नगरों को आपस में मिलाने का काम करता है। इसके अतिरिक्त यह रेल मार्ग यूरोप के औद्योगिक और खनिज क्षेत्रों से भी गुजरता है और बड़े बड़े नगर इनसे होकर ये रेल मार्ग गुजरता है। यह एक लंबा रेल मार्ग है जो फ्रांस के प्रसिद्ध हम कह सकते हैं पेरिस से चलकर इस्तांबुल तक जाता है। पेरिस से चलकर यह रेल मार्ग जो है मार्ने नदी की घाटी से होता हुआ, वॉस्जेस पर्वत भी आते हैं बीच में, लॉरेल पठार से गुजरता हुआ, मार्सेल होता हुआ यह रेल मार्ग जो है नांसी नगर
एक जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारिक औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। वहाँ से लोहा और रासायनिक पदार्थ तथा पूर्व पश्चिम की इसी रेल मार्ग द्वारा जो है लाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ का जो प्रमुख जो हम कह सकते हैं एक जंक्शन है वो वास्जेस आता है। पेरिस से यह रेल मार्ग जो है राइन नदी की घाटी में से चलकर यह स्ट्रासबर्ग तक पहुंचता है और उसके पश्चात यह जो रेल मार्ग है यहाँ पर स्थित गेहूँ और जो अन्य कृषि उपजें होती हैं उनको राइन की घाटी से उत्पादित अन्य पदार्थों को लेने के पश्चात यह यहाँ से गुजरता है और म्यूनिक होता हुआ यह जो है व्यापारिक आगे बढ़ता है तथा इस यातायात मार्ग का जो है व्यापारिक महत्व बहुत अधिक है। और इसके पश्चात यह म्यूनिक से निकलकर ये जो रेल मार्ग है ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना तक ये पहुंचता है तथा इसके बाद यह रेल मार्ग बवेरिया का जो पठार है वहाँ से डैन्यूब नदी की घाटी में प्रवेश करने के पश्चात यहाँ पे प्रमुख नगर स्थित है, बुडापेस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से गुजरकर ये रेल मार्ग बेलग्रेड होता हुआ इसके पश्चात बेलग्रेड होता हुआ यह इस्तांबुल की ओर आगे बढ़ता है, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होता हुआ। फिर दूसरा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। यह रेल मार्ग न केवल यूरोप का बल्कि यह विश्व का जो है सबसे बड़ा रेल मार्ग है और यह प्रशांत महासागर से लेकर के कह सकते हैं कि वहाँ पर स्थित व्लादिवोस्टोक से लेकर के ये लेनिनग्राड तक पहुँचता है तथा इसकी जो लंबाई है वो 8,640 किलोमीटर है और इसका अधिकतर जो भाग है वो एशिया में है और रूस में इसका जो भाग है वो कम आता है। और 1801 में ये प्रारंभ हुआ था जो कि 1905 में जाकर के ये जो है मार्ग ख़त्म हुआ। इस रेल मार्ग पर जो है ये जो है लेनिनग्राड से प्रारंभ होता है। इस वाले क्षेत्र से पहले इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग था, बाद में ये लेनिनग्राड किया गया और मॉस्को होते हुए ये गुजरता है। लेनिनग्राड जो है रूस का प्रमुख बंदरगाह है और यहाँ से चलकर ट्रांस साइबेरियन दक्षिण पूर्व की ओर स्थित मॉस्को पहुँचता है और रूस की राजधानी है जो कि और एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है। और यहाँ से इस मार्ग द्वारा जो है तैयार माल को साइबेरिया पहुँचाया जाता है और मॉस्को से पूर्व की ओर वोल्गा नदी के पास हमारा स्टेशन पर जो है जो कि यूराल पर्वत को पार करके ये चिलियावेस्क पहुँचता है और दक्षिण में स्थित मैग्निटोगोर्स्क की जो लोहे की खानें हैं वहाँ से कच्ची धातु इसी रेल मार्ग के द्वारा रूस के जो औद्योगिक केंद्रों तक भेजी जाती है तथा यहाँ से ही गेहूँ, चमड़ा, हम कह सकते हैं कच्ची धातुएं और अन्य सामान जो हैं वस्तुएं साइबेरिया के देशों और अन्य प्रमुख यहाँ पे एक नगर है टोमस्क करके वहाँ पर पहुँचाई जाती है। तो यह जो रेल मार्ग है इसका औद्योगिक और व्यापारिक दोनों ही महत्व बहुत अधिक है और इसके निकट बहुत सारी कोयले की खानें भी हैं और इस कारण जो है इसका जो है व्यापारिक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है तथा इसके पश्चात
ओमस्क होते हुए यनीसी नदी के पास होता हुआ यह जो है रेल मार्ग इरकुट्स्क नगर पहुंचता है। और उसके पश्चात कई लंबे क्षेत्र से गुजरता हुआ ये जो मार्ग है, इसके बीच में कई सारी नदियां भी पड़ती हैं और उनको पार करता हुआ ये अंत में जो है व्लादिवोस्टॉक पहुंचता है, जो कि प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। वहाँ तक तो ये एक बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं रेल मार्ग है। फिर एक और रेल मार्ग है पेरिस इटली रेल मार्ग, जो कि पेरिस लियोन्स और भूमध्य सागरीय मार्ग का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ यह रेल मार्ग जो है पेरिस से प्रारंभ होकर के सुरंगों से होता हुआ और आल्प्स पर्वत के को पार करके जो है मिलान तक पहुंचता है। यहाँ से होता हुआ यहाँ से जो रेल मार्ग रोम और नेपल्स को जाता है, यह इटली के पश्चिम में समुद्र तट से होता हुआ जाता है। और इसके अतिरिक्त एक रेल मार्ग जो है मिलान से चलकर इटली होता हुआ जो है पूर्वी समुद्र तट तक जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य रेल मार्ग फ्रांस के लियोन्स नगर से आल्प्स पर्वत पार करके ट्यूरिन पहुंचता है। यह मार्ग जो है इटली और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों पर स्थित जो दूसरे जो बंदरगाह है उनसे भी जुड़ा हुआ है। फिर एक है पेरिस लियोन्स भूमध्य सागरीय मार्ग। पेरिस से प्रारंभ होकर यह रेल मार्ग जो है सीन नदी के साथ साथ आगे बढ़ता है और उसको पार करके यह आगे बढ़ता है रेल मार्ग और मार्सेल्स तथा मार्सेलिस तक पहुंचता है, जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में स्थित है। फिर यूरोप में रेल मार्गों के अलावा आंतरिक जल मार्ग भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसमें राइन नदी का जो मार्ग है वो विश्व का सबसे उन्नत और विकसित आंतरिक हम कह सकते हैं मार्ग है, जो कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक क्षेत्र से विकसित हुआ है। व्यापारिक मार्ग की दृष्टि से राइन की जो रिफ्ट घाटी है वो महत्वपूर्ण है तथा यूरोप के लिए एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस नदी पर प्राय सभी बड़े व्यापारिक केंद्र भी स्थित हैं और राइन विश्व की सबसे अधिक व्यस्त रहने वाली नदी भी है। इस नदी के दोनों किनारों पर हम कह सकते हैं अनेक विशाल उद्योग स्थापित हैं। बड़े बड़े उद्योग और व्यापारिक केंद्र इस मार्ग में बसे हुए हैं। तो यहाँ से विशाल जो है जलयानों के आने जाने की सुविधा भी यहाँ पर जो है रहती है और छोटे बड़े कई सारे बंदरगाह यहाँ पर विकसित किए गए हैं। इस नदी से होने वाले व्यापार में कोयले को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। राइन का जो क्षेत्र है वो अधिकतर औद्योगिक है, इसलिए इससे होकर जाने वाले इसका व्यापारिक दृष्टि से भी महत्व अधिक है, क्योंकि इस क्षेत्र में 50 किलोमीटर की दूरी के बाद लगभग 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर देखने को मिलते हैं और इतनी अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए आपूर्ति करने के लिए हम कह सकते हैं कि कई प्रकार की वस्तुओं और खाद्यान्नों की
तथा अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जो कि इसी मार्ग से लाए और ले जाए जाते हैं। इसका जो मुख्य क्षेत्र है यातायात की दृष्टि से, राइन नदी को हम जो है कुछ भागों में विभाजित भी कर सकते हैं, जैसे बासेल से स्ट्रासबर्ग, स्ट्रासबर्ग से विंजेन और विंजेन से बोन और बोन से रॉटरडम। फिर एक दूसरा जो महत्वपूर्ण मार्ग है वो है डेन्यूब। यह नदी जर्मनी के जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वहाँ से निकलती है और हम कह सकते हैं पूर्व की ओर बहती हुई ऑस्ट्रिया में प्रवेश करती है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वियना के पास से होकर ऑस्ट्रेलिया की उसको पार करके ये हंगरी में प्रवेश करती है और उसके पश्चात बुडापेस्ट पहुंचकर यह दक्षिण की ओर को पार करके सर्बिया के उत्तर पूर्व में बहती हुई रोमानिया बल्गारिया सीमा बनाती हुई यह बहती है और रोमानिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में प्रवेश करके यह उत्तर की ओर बहती हुई गेलात नगर पर पहुंचती है और पूर्व की ओर बहती हुई अंत में ये काला सागर में जाकर गिरती है। तो यह नदी एक बहुत लंबा मार्ग बनाती है जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया इत्यादि कई सारे देशों में ये बहती है। अनेक देशों से जुड़े होने के कारण इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व तो बहुत अधिक बढ़ गया है। इसका जो बेसिन का जो भाग है वो अधिकांश ऑस्ट्रिया और हंगरी में स्थित है। हंगरी जो देश है, ऑस्ट्रिया और हंगरी उन देशों में स्थित है तथा यह नदी लगभग 2720 किलोमीटर लंबी है और यह एक बहुत ही हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण जलमार्ग है और यहाँ से भी बहुत बड़ी मात्रा में जो है व्यापार किया जाता है, जो कि एक सस्ते जल यातायात की सुविधा और उपलब्ध कराती है, जिसका कि आर्थिक महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। यहाँ से हंगरी से के मैदानों से अधिकतर गेहूँ, गन्ना, चुकंदर, राई, मक्का आदि की खेती होती है क्योंकि ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र भी पड़ता है। तो वहाँ से ये सारी वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। फिर एक वोल्गा नदी मार्ग भी है। वोल्गा नदी की लंबाई जो है लगभग 3700 किलोमीटर है। यह नदी जो है नौकायन की दृष्टि से रूस की हम कह सकते हैं बहुत प्रमुख नदी है और यहाँ से आने जाने वाले जो सामान है इसी नदी की शाखाओं द्वारा आता जाता है और इन्हीं से ही व्यापार होता है। ये एक बहुत ही घना बसा हुआ क्षेत्र भी है वोल्गा बेसिन तथा आर्थिक दृष्टि से भी बहुत संपन्न क्षेत्र है। यहाँ से जो है पेट्रोल, इमारती लकड़ी और तथा लेनिनग्राड, मास्को और यूराल तक जो है पहुँचाई जाती है और वोल्गा नदी जो है इमारती लकड़ी को लाने ले जाने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फिर एक मैनचेस्टर शिप कैनाल है जो कि 1895 में बनाई गई थी। ये ग्रेट ब्रिटेन की सबसे बड़ी व्यापारिक नहर है। मर्सी नदी के पूर्व किनारे पर स्थित मैनचेस्टर ईस्ट से मैनचेस्टर तक नहर की जो लंबाई है लगभग 58 किलोमीटर है तथा चौड़ाई लगभग 37 मीटर है। इस प्रकार की सुविधा होने के कारण के परिणाम स्वरूप जो है लंबाई चौड़ाई अधिक होने के कारण दो जहाज जो हैं वो एक साथ यहाँ पर आ जा सकते हैं। ब्रिटेन के सबसे अधिक उन्नत और औद्योगिक प्रदेश में होकर यह नहर गुजरती है, इसलिए इससे पर्याप्त जो है व्यापार भी किया जाता है। इस नहर के द्वारा लिवरपूल से मैनचेस्टर को जो है कपास भेजी जाती है तथा मैनचेस्टर
का तैयार जो कपड़ा है वो लिवरपूल तक जाता है। इस क्षेत्र मतलब एक बहुत ही लंबा मार्ग ये तय करती है। फिर एक है कील नहर, बाल्टिक तथा उत्तरी सागर को मिलाने वाली ये एक बड़ी नहर है जिसे कील नहर के नाम से जाना जाता है। इस नहर के बनने का जो श्रेय है जर्मनी को है तथा इस नहर का विशेष महत्व जर्मनी के लिए है। डेनमार्क के उत्तरी क्षेत्र लेकर ये खतरनाक मार्ग से बचने के लिए एल्ब नदी के मुहाने के हम कह सकते हैं बाल्टिक को जोड़ने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया था। ये जो लगभग 100 किलोमीटर लंबी है और 13 किलोमीटर गहरी है तथा 50 मीटर ये चौड़ी है। इस नहर में से जो है बड़े बड़े व्यापारिक एवं सैनिक जहाज आसानी से आ जा सकते हैं और ये नहर बहुत व्यस्त है तथा इसको पार करने के लिए जो भी जहाज इसे पार करते हैं या आते जाते हैं उन्हें बहुत अधिक मात्रा में व्यय या शुल्क भी देना पड़ता है। फिर यूरोप में कुछ समुद्री मार्ग भी हैं। समुद्री मार्गों का विस्तार जो है मध्य अक्षांशों में है क्योंकि अधिकांश जो विकसित देश हैं इन्हीं अक्षांशों में स्थित है। यूरोपीय, उत्तरी अमेरिका और एशिया के देशों का जो है एक उन्नत क्षेत्र जो है 35 से हम कह सकते हैं 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है और यही कारण है कि उत्तरी अटलांटिक महासागरीय तथा उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्गों का महत्व जो है बहुत ही अधिक है। यूरोप के हम देखें तो समुद्री मार्गों में है एक तो भूमध्य सागरीय जलमार्ग, एक उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग और एक सुएज कैनाल। भूमध्य सागरीय मार्ग यह विश्व का दूसरा प्रमुख जलमार्ग है और यह दुनिया के मध्य से होकर गुजरता है और इसमें कई खाड़ियाँ और सहायक मार्ग आकर मिलते हैं जिसके कारण इस मार्ग का महत्व और भी बढ़ जाता है। विश्व की लगभग हम कह सकते हैं कि 75% व्यक्तियों तक ये पहुंचता है। इस मार्ग का महत्व यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने और जोड़ने के कारण भी अधिक है तथा इस मार्ग की बहुत अधिक शाखाएं भी हैं जो कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका तथा पूर्व की ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी यूरोप के देशों को जोड़ने में इसकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस मार्ग के द्वारा पूर्वी देशों जैसे चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार आदि से चावल, जापान से कच्चा रेशम रबड़ का सामान, चीन से चाय, सोयाबीन, कच्चा रेशम, भारत से चाय, मसाले, चमड़ा, रुई, खाने, लकड़ियाँ, तिलहन, ऑस्ट्रेलिया से हम कह सकते हैं गेहूँ, मांस, फल, मक्खन, ऊन, लकड़ी, मलेशिया से रबर, टिन जो है बाहर भेजा जाता है और बदले में ये यहाँ से जो है लोहा इस्पात का सामान, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, कागज, दवाइयाँ आदि आयात किए जाते हैं। तो मालवाहक जहाज जो है सुएज नहर के से होकर के गुजरते हैं। इस मार्ग पर बहुत ही बड़े बड़े बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह हैं। लिवरपूल, साउथहैम्पटन, हैम्बर्ग, रॉटरडम, लिप्सन, मार्सेलीज, रोम, जेनेवा, नेपल्स, कोची, मुंबई, कोलकाता, कोलंबो, रंगून, सिंगापुर, मनीला, हांगकांग, एडिलेड, मेलबोर्न, सिडनी। तो ये इस तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जलमार्ग बन जाता है। फिर है उत्तरी अटलांटिक
महासागरीय मार्ग, ये समुद्री मार्ग विश्व के दो अति उन्नतिशील हम कह सकते हैं प्रदेशों के बीच स्थापित होने के कारण महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इसके एक और पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक प्रदेश है और दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देश हैं। इस मार्ग पर यातायात नई दुनिया की खोज के उपरांत आरंभ हुआ और यूरोपीय लोग बड़ी संख्या में यहाँ बसने के लिए जाने लगे। प्राकृतिक साधनों से संपन्न होने के कारण उत्तरी अमेरिका में शीघ्र ही इसी कारण से विकास कर गया और जो है एक महत्वपूर्ण देश बन गया और शीघ्र ही यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भी बन गया और विश्व का लगभग 1/4 जो है मतलब हम कह सकते हैं 25 से 30% जलयान यहाँ पर चलते हैं और विश्व के लगभग 50 बड़े बंदरगाह में से 25 से 30 बड़े बंदरगाह जो है इसी मार्ग पर स्थित हैं और विश्व के अधिकांश जो है जलयान अटलांटिक महासागर तटीय जो है क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। विश्व के औद्योगिक उत्पादन का अधिकांश जो है माल इस क्षेत्र से होकर के गुजरता है और कई सारे जो है यहाँ पर यूरोपीय देश इस मार्ग से जुड़े हुए हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन आदि देशों से जो है यहाँ पर कई सारी वस्तुएं लाई और ले जाई जाती हैं, जैसे लोहा इस्पात है, लुगदी है, कागज़ है, चीनी है, लकड़ी, डेयरी प्रोडक्ट इस मार्ग से होकर बड़ी मात्रा में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। तो ये थे यूरोप के परिवहन के प्रमुख साधन। थैंक यू।